नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र किया जारी। अमित शाह ने संकल्प पत्र को बताया महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत महागठबंधन के अन्य नेता रहे मौजूद। झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी बोकारो और गुमला में पीएम की चुनावी रैली। रांची में करेंगे रोड शो। हेमंत सोरेन की तमाड़ में जनसभा। और अब लेंगे विस्तार से समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। इसके अलावा महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष सेलार, विनोद तावड़े, सुधीर मुंगतीवार, राव साहब दानेव मौजूद रहे। अमित शाह ने संकल्प पत्र को महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में लाडली बहन योजना जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही। भवांतर स्कीम के तहत 2100 रुपए देने की बात कही। लखपति दीदी की संख्या 11 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की जाएगी। संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। वीज बिल में 30% कपात सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी यूपी सरकार ने रखा है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात कर रही है। उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप सावरकर जी के लिए
अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो, आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ। मुंबई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी किया। इस बीच कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि घोषणा पत्र महाराष्ट्र की प्रगति के ऊपर आधारित है, जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण शामिल है। महाराष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए हमारा विजन 5 मुख्य पिलर्स हैं। एक, खेती बाड़ी और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण तथा जन कल्याण पर आधारित है। महाराष्ट्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपना मैनिफेस्टो महाराष्ट्रनामा आपके समक्ष रखते हैं। ये हमारा सभी का संकल्प है। कांग्रेस अध्यक्ष ने घोषणा पत्र में बताया कि हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र में युवाओं को महीने में 4,000 रुपए देने का जिक्र किया। साथ ही योग्यता के अनुसार काम भी दिया जाएगा। नौकरी चाहने वाला युवाओं को 4,000 रुपए का मंथली स्टाइफंड दे रहे हैं, ताकि वो नौकरी के तलाश में रहकर बहुत अपना समय गुजारता है और उसको पैसे नहीं रहते, जहाँ नौकरियां आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की नोटिफिकेशन होते हैं, पहुंच नहीं सकते, उसी लिए उसको अपने 4,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड देंगे। स्किल डेवलपमेंट में भी अगर कहीं उनको कहीं रखना है रख देंगे। ये काम हम दे रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबा देवी विधानसभा सीट से महायुति की उम्मीदवार शाइना एनसी को अपना समर्थन दिया। कुमारवाड़ा के राम मंदिर हॉल में मनसे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने मुंबा देवी विधानसभा में महायुति को समर्थन देने का फैसला किया। शाइना एनसी ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के बोकारो में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एनडीए का एक ही मंत्र है, झारखंड हमने बनाया है तो हम ही इसे संवारेंगे। केंद्र में भाजपा एनडीए सरकार बनी तो 10 साल में हमने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक झारखंड को दिया। भाजपा एनडीए का यहां एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड संवारेंगे। ऐसे लोग कभी झारखंड का विकास नहीं करेंगे जो झारखंड राज्य के निर्माण के विरोधी रहे हैं। पीएम मोदी ने जेएमएम सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 5 साल में जेएमएम सरकार ने केवल लूटने का काम किया है। जेएमएम सरकार में पिछले 5 साल में हुआ क्या भाई? आपके हक की ये सुविधाएं जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने लूट ली। लूट, नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। मैं आपको वादा करता हूं, सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले,
इसलिए अदालत में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड के रांची जिला परिषद के तमार ब्लॉक स्थित पेडियाडी गांव में चुनावी जनसभा कर मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होगा। पहले चरण में 13 नवंबर को और दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। पहले चरण में जिन 43 सीटों पर मतदान होना है उनमें गुमला विधानसभा सीट भी शामिल है। 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जेएमएम प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी यहां बीजेपी और जेएमएम के बीच सीधा मुकाबला है। गुमला लंबे समय से विकास की राह देख रहा है। लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विकास न होना और पलायन यहां के प्रमुख मुद्दे हैं। गुमला में लोगों से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होना है और पहले चरण में यानी कि 13 नवंबर को जिन सीटों पर चुनाव होना है उसमें से गुमला विधानसभा सीट भी है। क्या मुद्दे हैं झारखंड के, क्या मुद्दे हैं गुमला विधानसभा सीट के, हमारे साथ बात करने के लिए गुमला में कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे। बताइए मैडम, क्या मुद्दे यहाँ पर प्रमुख हैं, क्या सोच के इस बार वोट डालेंगे? हमारा तो पहला मुद्दा शिक्षा ही होगा, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, अभी वोट दे सकते हैं। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि गवर्नमेंट हमारे पक्ष में काम करे, क्योंकि अगर युवा मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसलिए युवा को पहला प्राथमिकता देना चाहिए। जैसे अभी झारखंड में जितने भी सरकारी नौकरियां आई उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाए। जैसे अभी उत्पाद सिपाही, उसमें भी क्लियर नहीं हुआ, सीजीएल भी क्लियर नहीं हुआ। तो हमारा तो यही रहेगा कि पहले इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें और देश तभी बनेगा जब युवा मजबूत होगा। झारखंड में विकास जिस आधार से होना चाहिए था, आज तक वैसा 5 साल में विकास हुआ नहीं है। हमारा ये सरकार सोच के कई चलावा दे के निकल गई, अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया सर। आज तक जितने भी चुनावी हुआ जिसमें बहुत सारे लोग नेता बन कर के आए, माने आपका यहाँ पर एमएलए खड़ा हुए और अभी एमएलए का चुनाव है, जिसमें हमको अभी भी विश्वास नहीं है कि लोग करेंगे। यहाँ पर किन्हीं को भी वोट मिल जाए, लेकिन वो जनता का विकास के बारे में सोचते नहीं। जीतने के बाद में जितने वो लोग अपना देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन समय आने पर कुछ नहीं होता। जैसे बिजली का हुआ, पानी का सुविधा हुआ, जहाँ तक है कि अभी तक लोगों को भरपूर लाभ नहीं है। यहाँ पर अगर हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें, उसके पहले का देखें, तो यहाँ पर जो विकास की बयार है उसका लोगों को इंतजार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन यहाँ के बड़े मुद्दे हैं और झारखंड लंबे समय से इन मुद्दों से जूझ रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, गुमला। महाराष्ट्र की नासिक पश्चिम विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। 2009 में पहली बार मनसे और उसके बाद लगातार 2 बार से भाजपा का इस सीट पर कब्जा है। भाजपा का यहां शिवसेना, उद्धव गुट और बीजेपी से बागी बने दिनकर पाटिल से मुकाबला है। क्या होगा नासिक पश्चिम सीट का समीकरण, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। क्षेत्र को औद्योगिक स्टेट का दर्जा दिलाती है। यहाँ का सातपुर और अंबड़ MIDC विकसित होते उद्योग और प्रशिक्षित युवाओं की कमी का आंकड़ा पेश करता है। नासिक शहर की तकरीबन 16,000 औद्योगिक इकाइयों के संगठन नीमा के अध्यक्ष धनंजय बेले कहते हैं कि यहाँ के उद्योग में युवाओं की कमी है। प्राइम मिनिस्टर ने कोविड के बाद जो स्पेशल पैकेज दिया उसकी वजह से इंडस्ट्री को काफी अच्छा बेनिफिट हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अगले सालों में पूरे महाराष्ट्र की तरफ देखते हुए भी नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन नासिक को ही एजेंडा पे रख के किया जाए, ये हमारी मांग है। नासिक पश्चिम सीट से भाजपा की 2 बार की विधायक सीमा हिरे हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। सीमा ने अपने क्षेत्र में MIDC के जरिए उद्योग को बढ़ावा देने समेत एक भयमुक्त माहौल तैयार किया है। सीमा कहती हैं कि बीते सालों में IT पार्क से लेकर सड़क और सुरक्षा के ढेरों काम किए हैं। एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, ये तीनों ही नेताओं ने ट्रिपल इंजन का सरकार बनाया और जोर से जो महाराष्ट्र में विकास हुआ, जो गति मिली है, वो उसकी तो बात ही नहीं कर सकते। शिवसेना उद्धव गुट के प्रत्याशी सुधाकर बड़गुजर ने क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयों के नहीं लगने और बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत को प्रमुख मुद्दा बनाया है। विधायक ने कोई विकास पर्व का कोई कुछ काम किया नहीं, इसलिए जनता बहुत नाराज है। बेरोजगारी का समस्या बहुत से सबसे ज्यादा है
और इतना बड़ा इंडस्ट्री इधर होके बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा से बागी बने दिनकर पाटिल राज ठाकरे की मनसे पार्टी से टिकट लेकर चुनावी दंगल में हैं। पाटिल और उनकी पत्नी पूर्व कॉर्पोरेटर रहे हैं और क्षेत्र की जनता की 45 वर्षों से सेवा करते रहे हैं। नासिक पश्चिम विधानसभा मतदार संघ से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवारी मैं कर रहा हूं। अभी पूरा वोटर्स मेरे साथ है, क्योंकि मेरा काम, मैं काम जो करने वाला हूं, मेरे ऊपर सब लोगों का भरोसा है। औद्योगिक शहर नासिक पश्चिम सीट पर औद्योगिक घरानों और उद्योग में काम कर रहे कामगारों की नजर किस प्रत्याशी पर जाकर टिकती है, फैसला 20 नवंबर को होगा। नासिक पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के हर प्रत्याशियों की ये चाहत है कि इस क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयों का सृजन हो, युवाओं के हाथ में रोजगार हो, साथ ही रोजगार के अनुकूल अवसर हो। अब देखना होगा कि सभी उम्मीदवारों में से किस उम्मीदवार पर यहाँ की जनता अपना विश्वास दिखाती है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, नासिक। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की महाअघाड़ी नेताओं से मांग का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। राज्य में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने के कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया। अमित शाह ने बोर्ड के मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने की मांग का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र की जनता से पूछा कि क्या वो SC ST दलितों और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही उलेमा बोर्ड इसका वायदा भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इसके लिए बोर्ड को सहमति पत्र दिया है। उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? ST SC OBC दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। दरअसल ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए समर्थन की पेशकश की, जिस पर महायुति और महागठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने अपने पत्र में MVA के उम्मीदवारों का प्रचार करने की भी बात कही है, लेकिन उसके लिए उनकी ओर से कुछ शर्तें रखी गई हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले को अपनी 17 मांगों वाला पत्र भेजा, जिसमें साफ किया कि अगर MVA उनकी शर्त मानेगा तभी वे उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समर्थन करेंगे। महाराष्ट्र में 48 जिलों में अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड कार्यरत है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने बयान में कहा कि मांग को मंजूरी देने के लिए इंडी गठबंधन के नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, शरद पवार को आश्वासन पत्र देना चाहिए। पूरे मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं ने भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था और कहा था कि कांग्रेस या अघाड़ी के किसी घटक दल के नेता ने ऐसा कोई सहमति पत्र नहीं दिया है, जबकि महाराष्ट्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष नायाब अंसारी का एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें कांग्रेस की ओर से उनकी मांगों को लेकर सहमति पत्र दिए जाने का दावा है। तस्वीरों में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले उन्हें ये पत्र सौंपते हुए दिख रहे हैं। इस पोस्ट को शेयर कर किरीट सोमैया ने पूछा, नायब अंसारी चेयरमैन उलेमा बोर्ड ने 31 अक्टूबर को अपने फेसबुक पर नाना पटोले का कांग्रेस पत्र जारी किया। पत्र में आश्वासन दिया गया है कि उलेमा बोर्ड की सभी 17 मांगें लागू की जाएंगी। सोमैया ने कांग्रेस से ये सवाल भी पूछा है कि पूरे मामले में झूठ कौन बोल रहा है, किरीट सोमैया, उलेमा बोर्ड या कांग्रेस। उन्होंने कांग्रेस से पूछा है कि क्या कांग्रेस उलेमा बोर्ड के इस दावे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC 5 राज्यों के
दौरे पर है। दौरे के दूसरे चरण में आज जेपीसी ओडिशा के भुवनेश्वर में है। इस दौरान जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि संसद सत्र के दौरान भी ऐसा कभी नहीं होता कि हर सत्र की बहस के दौरान सभी सांसद मौजूद हों। इसका उद्देश्य सांसदों के विचारों को सुनना और जिस राज्य में वे जाते हैं वहां के प्रशासन, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग और हितधारकों को सुनना होता है। ऐसा नहीं होता कि पार्लियामेंट के सेशन में हर डिबेट में, हर डिस्कशंस में या हर समय हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उपस्थित रहता है, या पार्लियामेंट्री कमेटी में भी हर समय हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उपस्थित रहता है। इस पार्लियामेंट्री कमेटी का जो स्टडी टूर होता है, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये नहीं है कि सभी मेंबर्स हैं कि नहीं हैं। इसका पर्पज ये होता है कि वो कमेटी अवसर देती है, अगर भुवनेश्वर में आई है तो भुवनेश्वर के स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, वक्फ बोर्ड को, माइनॉरिटी कमीशंस को, या जो स्टेक होल्डर्स हैं, वक्फ से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, या हाई कोर्ट के लॉयर्स हो, फॉर्मर जजेज हों, इस्लामिक स्कॉलर्स हों, उनको सुनने का अवसर दिया जा रहा है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के रजत जयंती समारोह के समापन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए और युवाओं का मार्गदर्शन किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के रजत जयंती समारोह के समापन सत्र का आयोजन हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भारत के संस्थान कैसे विश्व के टॉप रैंकिंग वाले संस्थान बन सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने में उद्योग समूहों को वित्तीय मदद करनी चाहिए। ब्लू इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी जैसे कई विकल्प हैं जिनमें युवा अपना भविष्य संवार सकते हैं। You are in a Bharat that is performing admirably in sea, on land, in sky and in space. You have blue economy in sea. It offers you vistas of opportunities. Same about space economy. We are amongst few nations to focus on that. But it can fructify only with sharpened, skilled human resource. महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी एक स्वयंसेवी संस्था है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। मेट्स के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने कहा कि संस्थान का लक्ष्य प्रधानमंत्री के संकल्प को सिद्ध करने के लिए परमार्थ भावना से काम करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईपी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर महेश वर्मा ने भी संस्थान के योगदान को सराहा। भारत के प्रधानमंत्री की सोच है कि 70 साल से ऊपर के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों, पूरे ढंग से हों। उसके लिए हम एक 200 बेड का हॉस्पिटल, जिसमें 100 बेड हम रिजर्व करेंगे। प्रधानमंत्री की इच्छा है 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने की, उसमें 150 सीटें का योगदान हमारी ये संस्था भी करेगी। विकसित हो रही टेक्नोलॉजी और एजुकेशन हमारे सामने बहुत सारे अवसर भी लेके आती है और साथ ही साथ बहुत सी चुनौतियां भी प्रस्तुत करती हैं। तो हमें सबको इस परिवर्तन को अपनाना जारी रखना है और हम सुनिश्चित करें कि हम अपने छात्रों को बदलती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करते रहेंगे। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से स्वदेशी का मूल मंत्र अपनाने और सामाजिक समरसता बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और इसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीतियां सफल साबित हो रही हैं। पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरिए प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ और बिजली चालित परिवहन की ओर भारत की यात्रा को गति देना है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने और इसे अपनाने को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिस वजह से बीते कुछ महीनों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ईवी के जरिए कैसे बेहतर सड़क, हवा और बेहतर पर्यावरण का निर्माण किया जा सकता है, इसी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ और बिजली चलित परिवहन की ओर भारत की यात्रा को गति देना है। ऐसा मैं कहूँगा कि नोबल कॉज के लिए जो ईवी सर्विसेज नाते से कार्यक्रम ब्रीद नाम से शुरू किया गया है, इसका बहुत लाभ खास करके दिल्ली जैसे शहर में इसकी बड़ी आवश्यकता थी। और इसको सबसे पहले चरण में हम जितने सरकारी व्हीकल्स हैं, अफसरों की गाड़ियां हैं, हमारे कर्मचारियों के जो वाहन हैं और भी जो उपयोग आने वाले वाहन हैं, उनको सबको ईवी सर्विसेज पर लाएंगे ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यानी EMPS और PM E-ड्राइव योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से इस वित्त वर्ष यानी 2024 और 25 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिक्री बढ़कर 5,71,411 यूनिट हो गई है। इस दौरान ई रिक्शा और ई-कार समेत इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की बिक्री 1164 यूनिट तक पहुंच गई है, जबकि L5 कैटेगरी में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की बिक्री 71,501 यूनिट तक पहुंच गई है। आने वाले समय में योजनाओं के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में और भी इजाफा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के जितने भी स्कीम्स हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए PM ई बस सेवा, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम, PM E-ड्राइव, PLI स्कीम, तमाम तरह के सबों का प्रेशर यही है कि धीरे धीरे लोग जो हैं उस ओर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़े। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को भी चलाकर देखा। इलेक्ट्रिक वाहन जहां पर्यावरण अनुकूल हैं, वहीं इनके जरिए प्रदूषण को कम करने में भी इनकी भूमिका कारगर साबित हो सकती है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक वाहन हर तरीके से हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आएंगे और भारत अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार को बढ़ाते हुए नजर आएगा। मुकुल शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।